दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 मार्च। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज देख रहे हैं आपके लिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बढ़ती महंगाई के बीच गरीबों के लिए शनिवार को सरकार बड़ी राहत लेकर आई। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने अब इस साल सितंबर तक 80 करोड़ आबादी को मुफ्त में राशन देने का फैसला किया है। जब कोरोना महामारी शुरू होने के बाद मोदी सरकार ने अप्रैल 2020 में गरीबों को फ्री में राशन देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य था महामारी के दौरान गरीबों के लिए भोजन सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने और फिर बढ़ाकर के सितंबर 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत का सामर्थ्य देश के एक एक नागरिक की शक्ति में समाहित है। इस शक्ति को और मजबूत देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने और जारी रखने का निर्णय लिया है। देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर के कांग्रेस अब भाजपा सरकार के साथ दो हाथ करने के मोड में आ गया है। इसको लेकर के कांग्रेस 31 मार्च से 7 अप्रैल तक महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करने जा रही है। ये प्रदर्शन 3 चरणों में शुरू किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि अच्छे दिन की लूट ने भारतीयों का बजट बिगाड़ दिया है। इसने एक तरफ देश के गरीबों की आमदनी कम कर दी है तो दूसरी तरफ महंगाई काफी बढ़ा दी है। रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार जिस तरीके से लोगों की जेब काटने का काम कर रही है उससे आम लोग, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशे हर कोई परेशान है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 29 मार्च तक सभी सरकारी और फिर गैर सरकारी बैंक बंद रहेंगे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने निजीकरण के खिलाफ आज 28 मार्च और कल 29 मार्च को औद्योगिक हड़ताल में बैंक यूनियंस के शामिल होने के कारण बैंक बंद रहेगा। हालांकि इस दौरान एटीएम की सेवा बहाल रहेगी। बैंक बंद रहने से आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 2 दिवसीय हड़ताल के कारण बिहार में 50,000 करोड़ का कारोबार बाधित होगा। आपको बता दूं कि बैंकों के निजीकरण के खिलाफ ये कोई पहली बार नहीं है कि बैंकों को बंद का आह्वान किया गया है। इससे पहले भी कई बार बैंक कर्मचारियों द्वारा बैंकों के निजीकरण का विरोध किया गया है। वहीं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव DN त्रिवेदी ने बताया है कि स्टेट बैंक के अलावा सभी व्यावसायिक बैंक और ग्रामीण बैंक के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल में शामिल रहेंगे, जिस वजह से सभी बैंक बंद रहेंगे। उनका कहना है कि लगातार हो रहे बैंकों के निजीकरण के खिलाफ ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष रख रही है। इसके बावजूद भी उनकी मांगों को नहीं अब तक माना गया है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया दौरे पर आए आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक के बाद एक लगातार कई हमला बोला। जहां विकासशील इंसान पार्टी के 4 में से 3 विधायक के भाजपा में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज झा ने कहा है कि मुख्य सैनिक का जो हर्ष आज भाजपा ने किया है वैसा ही जदयू के साथ भी होगा, चाहे कल हो, सप्ताह भर बाद हो या फिर महीने भर बाद हो, लेकिन ये होना तय है। मनोज झा ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के शपथ समारोह के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रधानमंत्री के सामने झुकने वाले वीडियो पर भी खूब सुनाया। मनोज झा ने कहा है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, हम सब उनके लिए आदर करते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि 180 डिग्री पर झुक जाए? ये वही नीतीश कुमार है ना जिनके डीएनए पर सवाल उठा था। कुर्सी से ऐसा क्या प्यार जो इतना झुका दे? मनोज झा ने कहा है कि अगर हम इस हालात में होते तो फिर हमारे नेता कभी 45 सीट लाने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनते। मनोज झा ने जदयू का राजद के साथ आने का खुले तौर पर स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर बताया है कि जदयू नेताओं में बहुतों को सरकार से समस्या है, वे सब भी चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन हो। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने विधान परिषद चुनाव और फिर असदुद्दीन ओबीसी की पार्टी को लेकर भी अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि बिहार के सभी 24 MLC सीटों पर इस बार राजद गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत होगी। AIMIM पर चुटकी लेते हुए मनोज झा ने कहा है कि सीमांचल के लोगों को सीमांचल की बिरयानी अच्छी लगती है, ना कि हैदराबादी। दोस्तों अब बात करते हैं कि मार्च में ही भीषण गर्मी झेल रहे बिहार के लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। जब मौसम विभाग की माने तो रविवार से हवा की रुख में परिवर्तन होगा, जिस वजह से लोगों को ठंडक महसूस होगी। साथ ही तापमान में भी गिरावट आने के आसार हैं। जब पूर्वा हवा चलने की वजह से आगामी 30 मार्च तक हल्की बारिश भी हो सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार आज से अगर पूर्वा हवा चलती है तो फिर तेज धूप और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। उसके साथ ही किसानों को भी फायदा होने वाला है। जहां हवा के परिवर्तन से मौसम में ठंडापन होगा, जिससे खेत में लगी रबी फसल, सब्जियों और फिर आम के मंजर को लाभ होगा। वहीं अगर 30 मार्च को हल्की सी बारिश होती है तो फिर सब्जियों और फिर फलों की खेती करने वाले किसानों को फायदा होगा। जहां हालांकि अगर बारिश तेज होती है तो फिर रबी फसल को नुकसान पहुंचने की भी संभावना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सोना, निकिल, क्रोमियम, पोटाश और कोयला का खनन शुरू होगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जहां देश का करीब 44% सोना जमुई के यानी कि बिहार के जमुई जिले के सोनों में मिलने की संभावना है। जहां बिहार के जमुई जिले के सोनों में सोना, औरंगाबाद में निकिल और क्रोमियम, गया में पोटाश और भागलपुर में कोयला का खनन शुरू होगा। जहां इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे बिहार का विकास होगा। शनिवार को विधान परिषद में 2022-23 के बजट पर चर्चा के दौरान ये जानकारी खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री जनक राम ने दी है। यह सदन के बाहर मंत्री ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री ने भी लोकसभा में कहा है कि जीएसआई ने यह पुष्टि की है कि देश का करीब 44% सोना बिहार के जमुई जिले में हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भाजपा ने वीआईपी पार्टी के अंदर बड़ी सर्जरी कर दी है। मुकेश सहनी के सभी विधायकों को पार्टी ने अपने खेमे में शामिल कर लिया है, जिसके बाद अब विधानसभा में वीआईपी के एक भी विधायक नहीं बचे हैं। उधर अब एक चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि भाजपा का अगला निशाना प्रदेश में कांग्रेस है और जल्द ही कांग्रेस में भी बड़ी टूट होने वाली है। इस चर्चा पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा ने सफाई दी है। जब बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस का एक भी विधायक पार्टी छोड़ने वाला नहीं है। जहां पार्टी विधायकों के टूटने की बातें बेबुनियाद है। जब वीआईपी के विधायकों का भाजपा में विलय होने के बाद कांग्रेस के विधायक भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं, इस बात का उन्होंने पुरजोर खंडन किया है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना शहर के अधिकतर स्कूलों में नए सत्र की पढ़ाई अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बार नए सत्र में अभिभावकों की जेब पर ज्यादा असर पड़ेगा। इस बार किताब कॉपियों के मूल्य में 10 से 15% का इजाफा हुआ है। जब पटना शहर के बड़े स्कूलों की लिस्ट में शुमार होने वाले स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक की किताब कॉपियों के सेट की कीमत 9 से 11,000 रुपए तक है। स्कूलों की वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट के साथ ही अभिभावकों को नए सत्र की बुक लिस्ट भी दे दी गई है। एक किताब दुकानदार जिसका नाम राजेश है, उन्होंने बताया है कि इस बार लगभग सभी पब्लिकेशन की किताबों की कीमत में 10 से 15% तक का इजाफा हुआ है। यही वजह है कि रिटेल दुकानदारों को भी किताब का रेट बढ़ाना पड़ा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की अदालतों में मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है। जहां अभी तक शराबबंदी से जुड़े मामलों को लेकर के बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है, लेकिन अब ताजा रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि बिहार में सबसे ज्यादा मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। मुकदमों के बोझ से दबी देश भर की अदालतों में जमीन विवाद से जुड़े 57 लाख, जबकि बिहार में 3 लाख मामले पेंडिंग पड़ा हुआ है। जहां कानून मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में लंबित दीवानी मुकदमों का 70% भूमि विवाद से जुड़े हैं। बिहार के 37 अदालतों में 75% पेंडिंग मुकदमे सिर्फ भूमि विवाद से जुड़े हैं। इनमें पटना में सबसे ज्यादा और शिवहर में सबसे कम मामले हैं। जहां कोसी और पूर्वी बिहार में भागलपुर पहले नंबर पर है। जहां भागलपुर टॉप 10 में 90वें स्थान पर है। केस खत्म करने को दोनों पक्षों के सुलह कराने के लिए लोक अदालतें प्रयासरत है, जहां आशंकित सफलताएं भी मिली है। आपको बता दूं कि बिहार में जमीन विवाद के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। जहां विवाद में हिंसक झड़प, लूटपाट और हत्या तक की वारदात हो रही है। जब बीते दिनों इसको लेकर के कई घटनाएं हुई है। इसको देखते हुए सरकार भी काफी गंभीर है। अब पुलिस महानिदेशक ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है। बिहार पुलिस के डीजीपी एस के सिंघल ने सभी पुलिस अधीक्षकों को अपनी मासिक रिपोर्ट समय से भेजने का निर्देश दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रतिभा हमेशा एक दूसरे को देखकर निखरती है। इसका उदाहरण है बिहार के गया जिले के मानपुर एरिया का पटवाटोली गांव। एक समय में यहां प्रत्येक घर और हर गली में पावर लूम हुआ करता था। आज के समय में इस गांव का जिक्र यहां से निकलने वाले आईआईटीएंस की वजह से होता है। जब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पटवाटोली गांव को पहले के जमाने में मैनचेस्टर ऑफ बिहार कहा जाता था। यहां लूम के चादर, तौलिया, गमछा बनता था। परंतु समय बदला और धीरे धीरे इस गाँव की पहचान विलेज ऑफ आईआईटीएंस हो गई। इस गांव से हर साल 1 दर्जन से ज़्यादा विद्यार्थी बिना किसी बड़ी कोचिंग में पढ़ाई करे सिलेक्ट हो जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस गांव में एक लाइब्रेरी भी है, जिसे वहां के युवाओं की आर्थिक सहयोग की मदद से चलाया जाता है। साल 1996 में यहां के बच्चों ने आईआईटी में प्रवेश की जो शुरुआत की, उसके बाद से हर साल यहां से बच्चे जेईई में दाखिल पाते हैं। जहां इस गाँव का आकर्षण केंद्र यहाँ की लाइब्रेरी है, जहाँ यहाँ बच्चे फ्री में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तैयारी कर रहे हैं और बच्चों को यहाँ से
सीनियर्स द्वारा मुफ्त में ऑनलाइन कोचिंग भी दी जाती है। जो सीनियर्स बच्चों को पढ़ाते हैं वे दरअसल IIT से पढ़ चुके होते हैं। बुद्धिमत्ता के घर बिहार के गया के इस गांव में आलम यह है कि यहां हर घर में कम से कम एक इंजीनियर तो है ही। जहां यह गांव अब तक 300 से अधिक IIT छात्रों का भविष्य बना चुके हैं। जब पटवाटोली गांव न सिर्फ बिहार बल्कि देश के मानचित्र में अपनी 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो यहाँ कपड़ा उद्योग और दूसरा IIT छात्र। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव होने के बावजूद भी गांव के लोग अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। पटवाटोली गांव के इस हौसले की उड़ान को पूरा देश सच में सलाम करता है। जहाँ चुनाव आते ही नेता कई बड़े वादे करते हैं, परंतु असलियत से कोसों दूर इन वादों को पटवाटोली गांव के लोगों ने खुद ही पूरा करना सीख लिया है। जहाँ वे अब किसी नेता के सामने हाथ फैलाने की बजाय अपने बच्चों के पंखों को इतना मजबूत कर रहे हैं कि कल उनके बच्चे भी दूसरे समृद्ध लोगों के बच्चे की तरह आसमान में स्वच्छता से उड़ भर सके। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज बिहार का एकमात्र मुस्लिम बहुल जिला है और ये विकास के कई मानकों पर बहुत बुरी स्थिति में है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि MPI में ये राज्य का यानी कि बिहार का सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाला जिला है। जब पिछले जनगणना के मुताबिक इस जिले में साक्षरता दर भी सबसे खराब है। जब किशनगंज साक्षरता में भी सबसे पीछे है। कुछ NGO इस दिशा में काम कर रहे हैं पर यह नाकाफी है। 2011 के जनगणना के मुताबिक किशनगंज जिले की कुल आबादी तकरीबन 16,90,000 है और इस जिले में तकरीबन 70% आबादी मुस्लिमों की है। किशनगंज को 1990 में पूर्णिया से काट करके बनाया गया था, जब उससे पहले ये उस जिले का एक अनुमंडल था। हालांकि पूरा बिहार राज्य ही MPI के मामले में देश में सबसे निचले पायदान पर है और उसमें भी किशनगंज और अररिया जिलों का प्रदर्शन बेहद बुरा है, सबसे बुरा है। इन दोनों जिलों को सीमांचल के इलाकों का माना जाता है। जब गौरतलब है कि अररिया जिले में भी 2011 के जनगणना के मुताबिक तकरीबन 43% मुसलमान रहते हैं। किशनगंज ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल में नदियों में बांस के काम चलाओ लेकिन खतरनाक पुलों से काम चलाना पड़ता है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किशनगंज की करीबन 65% आबादी बहुआयामी तरीके से गरीब है। इसके बाद बुरे प्रदर्शन में अररिया दूसरे पायदान पर है, जहां करीब 64.65% लोग बहुआयामी तरीके से गरीब है। बहुआयामी के आयामों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को रखा गया है। जहां स्वास्थ्य के मापदंडों पर पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर और माता के स्वास्थ्य को रखा गया है। जहां शिक्षा के आयामों में स्कूल जाने के वर्ष और स्कूलों में उपस्थित दर्ज किया गया है। किशनगंज में 55% आबादी कुपोषण की शिकार है। जीवन स्तर के मापदंड पर किशनगंज और भी अधिक पीछे है। मिसाल के तौर पर किशनगंज जिले में 82.87% जनसंख्या उचित आवास से वंचित है। उचित आवास से मतलब है कि फर्श प्राकृतिक सामग्री से बना हो, या तो छत हो या फिर दीवारों पक्की सामग्री से बनी हो। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार प्रदेश में इमरजेंसी सर्विस के लिए जल्द ही 112 नंबर शुरू होगा। जहां बिहार के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में अगले वित्तीय वर्ष में यह नंबर चालू हो जाएगा। उन्होंने विधानसभा में खबर दी है कि आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली आपात हालात में जनता के लिए एक अखिल भारतीय एकल नंबर यानी कि 112 वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में शुरू हो जाएगा। साथ ही कहा है कि इसके शुरू हो जाने के साथ ही सभी आपातकालीन कॉल से ही प्राप्त की जाएगी तथा संकटग्रस्त कॉल करने वालों को त्वरित सहायता के लिए लंबित विभागों को आगे भेज दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा है कि बिहार के 37 जिलों में औरंगाबाद जिला को छोड़ करके 74 मोटर वाहन प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का लक्ष्य है, जिसमें 50% अनुदान अथवा अधिकतम 20 लाख रुपए अनुदान दिया जा रहा है। अभी तक 51 स्कूलों के निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें 4 का निर्माण पूर्ण हो गया है। इसके अलावा वाहनों के सुरक्षित परिचालन के लिए सभी जिलों में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक निर्माण के लिए योजना की स्वीकृति सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा प्रदान की गई है। इनमें से 15 जिलों को ट्रैक की स्थापना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। मंत्री शीला कुमारी ने अपनी उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि DL और RC के अनुरूप की अब व्यावसायिक वाहनों के लिए परमिट भी वाहन स्वामी को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। जहां अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवहन की सुविधा उपलब्ध करा करके कमजोर वर्गों को रोजगार सृजन का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अदालती कार्रवाई में फंस सकते हैं। पटना के एक वकील ने IPC की धारा 500 एवं 501 के तहत दिल्ली के CM के खिलाफ परिवारवाद स्थानीय अदालत में दाखिल किया है। पटना सिविल कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में इस परिवारवाद पर अगले 30 मार्च को सुनवाई होगी। इसके बाद ही पता चलेगा कि न्यायालय कार्रवाई शुरू करने के बारे में क्या फैसला लेता है। ये पूरा मामला हिंदी की हालिया रिलीज फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर के विवाद से जुड़ा हुआ है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद
केजरीवाल के बयानों को विवादित बताते हुए परिवारवादी ने न्यायालय के समक्ष मामला लाया है, जहां इस मामले में पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शनिवार को उनके खिलाफ परिवारवाद दायर किया गया है। आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने इस फिल्म को दिल्ली में टैक्स फ्री करने की मांग पर जवाब देते हुए कहा था कि इसे यूट्यूब पर डाल दें तो सभी के लिए पूरी तरीके से फ्री हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि पूरे बिहार में इस बात की घोषणा हो चुकी है कि बिहार में बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी। जब बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने यह घोषणा कर दी है, लेकिन अब एक नई मांग पुरजोर तरीके से सामने आ रही है कि बिजली दरें बढ़ने की बात तो दूर ही रहे, इसे तो और कम होना चाहिए, क्योंकि देश के किसी भी राज्य से बिहार के बिजली दर की तुलना करना अधिक से कम दर की तुलना करना है। यही वजह है कि देश में वन नेशन वन टैरिफ के मामले में बिहार की स्थिति बहुत ही खराब है। जब कंज्यूमर्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वन नेशन वन टैरिफ एक्यूट के मामले में बिहार बहुत पीछे है। बिजली की दरों को लेकर के बिहार और इसके पड़ोसी राज्य झारखंड और वेस्ट बंगाल की तुलना करें तो फिर रेट में एक बड़ा गैप दिखता है। यह खासतौर पर एसटी कंज्यूमर के मामले में अंतर बहुत साफ दिखता है। कहने को ये भले ही एसटी कंज्यूमर तक का मामला समझा जाए, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह आम उपभोक्ता और फिर उद्योग जगत के लोगों दोनों के लिए महंगा है, क्योंकि महंगी बिजली से किसी भी वस्तु का उत्पादन सस्ता नहीं होता है बल्कि महंगा हो जाता है। आपको बता दो कि इस मामले पर बिहार के उद्योग जगत ने भी कई बार अपनी आपत्ति दर्ज की है। जब बिहार में बिजली महंगी क्यों है, इस बारे में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राम लखन खैतान का कहना है कि कारण कई है, लेकिन प्रमुख रूप से सरकार की गलत नीतियां ही जिम्मेदार है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने बताया है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में लॉस बिहार में 30% से अधिक है, जबकि देश में लॉस 15% तक सीमित का मानक है। इसे मेंटेन करने के लिए लोगों पर बोझ पड़ रहा है। बिहार में झारखंड की तुलना में 57% से ज्यादा महंगी बिजली मिल रही है। बिहार में एसटी कंज्यूमर को जहां प्रति यूनिट 6 रुपये 55 पैसे खर्च हो रहा है, तो वहीं झारखंड में महज 3 रुपये 75 पैसे खर्च करना पड़ रहा है। दर का अंतर बिहार में 57.25% अधिक है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को समान नागरिक संहिता लाने का आह्वान किया है। समान नागरिक संहिता लाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कदमों की ओर इशारा करते हुए मंत्री ने कहा है कि ये सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। गिरिराज सिंह ने भाजपा शासित पहाड़ी राज्य में एक समिति का गठन का जिक्र करते हुए कहा है कि अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। देश भर में कानून की एक रूपता होनी चाहिए। जैसे सिफारिशों के आधार पर एक समान नागरिक संहिता पेश की जा सकती है। इससे पहले भी फरवरी में गिरिराज सिंह ने हिजाज विवाद शुरू होने के तुरंत बाद समान नागरिक संहिता लाने का आह्वान किया था और इसे समय की जरूरत बताया था। दोस्तों बात करते हैं कि हर महीने की पहली तारीख को कुछ न कुछ छोटे बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। जब मार्च का महीना खत्म होने वाला है और 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष यानी कि नए महीने शुरू होने जा रहा है, जहां ऐसे में महीने की शुरुआत बड़े बदलाव के साथ होने वाली है। इनमें जहां एक और पीएफ खाते से लेकर के जीएसटी तक के नियम बदल जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो में निवेश करने वालों पर टैक्स की मार पड़ेगी। यही नहीं, 1 अप्रैल से महंगाई की मोर्चे पर भी लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है। तो आइए ऐसे ही कुछ बड़े बदलाव पर नजर डालते हैं जो सीधे तौर पर आपको प्रभावित करने वाला है, यानी कि आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है। इनकम टैक्स रूल 2021 को लागू करने का फैसला किया है, यानी कि ईपीएफ खाते में 2,50,000 रुपए तक टैक्स फ्री योगदान का कैप लगाया जा रहा है। अगर इससे ऊपर योगदान किया गया तो फिर ब्याज आय पर टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं कि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से आम आदमी को दवाइयों पर खर्च बढ़ने वाला है। जी हां, महंगाई की मार से पहले से परेशान लोगों के लिए 1 अप्रैल से दवाएं खरीदना महंगा हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 800 आवश्यक दवाओं की कीमतों में 10.7% की बढ़ोतरी होने वाली है। इनमें बुखार की बुनियादी दवा पैरासिटामोल भी शामिल है। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारक प्राधिकार ने इन दवाओं के थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। अब बात करते हैं कि डाकघर की मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना या फिर डाकघर टर्म डिपॉजिट में निवेश से जुड़े नियम भी बदलने जा रहे हैं। इन स्कीम में ब्याज की रकम 1 अप्रैल से नगद नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको बचत खाता खोलना होगा। इसके अलावा जिन ग्राहकों ने अपने डाकघर बचत खाते या फिर बैंक खाते को अपने इन योजनाओं से लिंक नहीं किया है और ऐसे मामले में ब्याज का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए वे इसे लिंक करना जरूरी होगा। अब बात करते हैं कि एक्सिस बैंक में जिन ग्राहकों का सैलरी अथवा सेविंग अकाउंट है, उनके लिए 1 अप्रैल 2022 से नए नियम लागू हो रहे हैं। जब बैंक ने बचत खाते में नियम बैलेंस की सीमा 10,000 से बढ़ाकर के 12,000 रुपए कर दी है। अब बात करते हैं कि हर महीने की तरह ही अप्रैल के महीने के दिन भी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है। जिस तरीके से देश में पेट्रोल डीजल के दाम में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यह संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल में एक बार फिर से गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि देखी जा सकती है। आपको बता दूं कि हाल में रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा करके आम जनता पर बोझ डाल दिया गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के सागर में क्लास में नमाज पढ़ने को लेकर के बवाल मच गया है। डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी में एक मुस्लिम छात्रा ने हिजाब पहनकर के क्लास में नमाज पढ़ी। इस पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। क्लास में नमाज पढ़ने के जवाब में हिंदू संगठनों ने कैंपस में हनुमान चालीसा का पाठ किया। आपको बता दूं कि फाइनल ईयर की एक मुस्लिम छात्रा का हिजाब पहनकर के क्लास में नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जहां वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठन नाराज हैं। इधर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है। ये कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट देगी। आपको बता दें कि क्लास में नमाज पढ़ने वाली छात्रा एजुकेशन डिपार्टमेंट से BSc B.Ed कर रही है। इस साल उसका फाइनल ईयर है। छात्रा हिजाब में यूनिवर्सिटी में आती है। दोस्तों बात करते हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के राजनीतिक सचिव और विधायक रेणुकाचार्य ने शनिवार को मदरसों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। जब कर्नाटक के विधायक रेणुकाचार्य ने कहा है कि वे मुख्यमंत्री और फिर शिक्षा मंत्री से मदरसों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह करेंगे और वे केवल राष्ट्र विरोधी तत्व पैदा कर रहे हैं। जब विधायक रेणुकाचार्य की राज्य में जारी हिजाब विवाद के बीच ये टिप्पणी आई है। हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसले में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के सरकार के आदेश को बरकरार रखा है। जब विधायक रेणुकाचार्य ने कहा है कि मैं कांग्रेस नेताओं से पूछना चाहता हूं कि हमें स्कूलों के बजाय मदरसों की आवश्यकता क्यों है। जब वे मदरसा में क्या प्रचार करते हैं, वे मासूम बच्चों को उकसाने का प्रचार करते हैं। कल वे हमारे देश के खिलाफ जाएंगे और वे कभी भारत माता की जय नहीं कहेंगे। विधायक रेणुकाचार्य ने कहा है कि वे मदरसों में इस तरह का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मदरसों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध कर रहा हूं। क्या हमारे पास अन्य स्कूल नहीं है जहां हिंदू और ईसाई छात्र पढ़ते हैं? आप वहां राष्ट्र विरोधी पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा है कि केंद्र विदेशों में काम कर रहे भारतीयों को ऑनलाइन मतदान का अधिकार देने पर विचार कर रहा है। किरण रिजिजू ने कांग्रेस सदस्य की मुरलीधरन द्वारा उठाए गए प्रवासी वोटिंग अधिकारों पर सवाल के जवाब में कहा है और उन्होंने कहा है कि मैंने पहले ही चुनाव आयोग से कहा है कि हम प्रावधान करेंगे और सुझाव देंगे कि हम देश से बाहर रहने वाले अपने लोगों को वोट डालने की अनुमति कैसे देंगे। किरण रिजिजू ने कहा है कि लेकिन कोई भी घोषणा करने से पहले हमें किसी भी कदाचार या फिर दुरुपयोग से सुरक्षा, पारदर्शिता और फिर सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के औरंगाबाद में एक पत्नी को इश्क का ऐसा नशा चढ़ा कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने ही पति की हत्या करवा दी। यह घटना नबीनगर थाना क्षेत्र के चंद्रगढ़ की है। यहाँ जीजा के प्यार में पागल एक महिला ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया। जहां आरोपी पत्नी ने ऐसा घिनौना खेल खेला कि 7 जन्मों का रिश्ता कलंकित हो गया। शनिवार को एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने खुलासा करते हुए बताया है कि 21 मार्च को चंद्रगढ़ निवासी गोपाल यादव ने नबीनगर थाने में एक केस दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने अपने बेटे धनंजय यादव की हत्या की बात कही थी। मृतक के पिता ने हत्या का आरोप अज्ञात अपराधियों पर लगाया था। थाने में केस दर्ज होने के बाद टीम ने वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए हत्याकांड का काफी कम समय में ही उद्भेदन कर दिया। यह जांच में पाया गया है कि हत्या की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ने ही रचा था। यह मृतक की पत्नी संध्या देवी ने अपने प्रेमी जीजा के साथ मिलकर के पति की हत्या करवा दी थी। एसपी ने बताया है कि मृतक की पत्नी संध्या देवी का प्रेम प्रसंग अपने ही जीजा लल्लू यादव के साथ था। ऋषियप थाना क्षेत्र के दुदुआ गाँव का रहने वाला है। जहाँ इस हत्याकांड में मृतका की पत्नी और लल्लू यादव के साथ धनु बेघा निवासी शिव कुमार एवं दूधेला निवासी कृष्ण कुमार चौधरी ने भी अहम भूमिका निभाई और चारों ने सुनियोजित तरीके से हॉकी स्टिक एवं अन्य हथियार द्वारा बेरहमी से मार करके धनंजय की हत्या करवा दी थी। दोस्तों बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि जनता को समय समय पर सरकार की कान खींचनी चाहिए ताकि सरकारी जाति धर्म मजहब के लोगों को सम्मान करना सीखे और इंसानियत बची रहे। जहां स्थानीय प्राधिकार की विधान परिषद की सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नूरी बेगम के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में शिवहर पहुंचे पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर राजनेताओं ने विचारधारा को बदल दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि जब मानवता पर चोट पहुंचाया गया तब किसी महापुरुष ने जन्म लेकर के उसका अंत किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली एवं पटना की गद्दी पर बैठने वालों ने लोकतंत्र के तरीका बदल दिया है। मुट्ठी भर लोगों की विचारधाराओं ने लोगों की जीवन शैली को बदल दिया है जो विचित्र है। उन्होंने कहा कि अब तो भगवान को भी बदल दिया गया है। राजनीतिक लोग जाति धर्म और मजहब का पाठ पढ़ा करके हमारा शोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक पप्पू यादव की आखिरी सांस रहेगी तब तक अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में नौकरी करने वाले 3 लाख शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया है कि राज्य में यानी कि बिहार में 3 लाख शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन 31 मार्च तक मिल जाएगा। खबर के अनुसार शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार में 2,99,228 शिक्षकों का डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन वेतन पर्ची जारी करके वेतन भुगतान की कार्रवाई जारी है, जहां बहुत जल्द बढ़ा हुआ वेतन का लाभ मिल जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार में प्रारंभिक से लेकर के हाई स्कूल के 3,52,783 शिक्षकों में से 3,24,703 शिक्षकों का डाटा अपलोड हो चुका है। 31 मार्च तक सभी शिक्षकों का डाटा अनुमोदित कर लिया जाएगा। इसके बाद 15% वेतन वृद्धि के साथ वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के समस्तीपुर जिले में नया सैनिक स्कूल खोला जाएगा। इसको लेकर के केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। देश भर के 21 राज्यों में नए सैनिक स्कूल खोलने की बात कही गई है। खबर के अनुसार समस्तीपुर के रोसड़ा में भट्ठा गांव में स्थित सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल के रूप में तब्दील किया जाएगा। इस स्कूल को ही सैनिक स्कूल के रूप में विकसित करने की तैयारी चल रही है। बहुत जल्द इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के इस साल जिन छात्राओं ने इंटर पास किया है उन सभी छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 25,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार बोर्ड इंटर की साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में 83% से ज्यादा छात्रों ने इंटर पास किया है, जहाँ इन सभी छात्रों को सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 25,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। आपको बता दूं कि बिहार में अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति जनजाति की लड़कियां अगर फर्स्ट डिवीजन से इंटर पास करती है तो फिर उन्हें 25,000 के अलावा 15,000 रुपये अलग से मिलेंगे, यानी कि इन्हें 40,000 रुपये दिए जाएंगे। जहां ई कल्याण की ऑफिशियल वेबसाइट ekalyan.bis.nic.in पर जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कटिहार के डीएम उदयन मिश्रा चर्चा में हैं। जहां ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए उन्होंने सैटरडे साइकिल की अनूठी मुहिम शुरू की है। इस मुहिम से अधिकारियों और फिर कर्मियों को जोड़ने की अपील उन्होंने की है। जहां इसके तहत हर शनिवार को साइकिल से दफ्तर आने की अपील की है। जहां इसके लिए उन्होंने पत्र जारी किया है। इस मुहिम के तहत शनिवार को डीएम उदयन मिश्रा खुद भी कार छोड़ करके साइकिल से अपने दफ्तर आए। जहां इसके अलावा वीडियो, सीओ और अन्य अधिकारी भी साइकिल से दफ्तर पहुंचे, जहां सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। दरअसल इस अभियान के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर अधिकारी और कर्मी पर्यावरण संरक्षण और खुद को सेहतमंद रखने के लिए इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे तो फिर आम लोगों में अच्छा संदेश जाएगा। आजमनगर वीडियो सुनील कुमार मिश्रा शनिवार को साइकिल की सवारी करके अपने सरकारी कार्यालय पहुंचे। कार्यालय पहुंचकर उन्होंने कहा कि साइकिल की सवारी करके स्कूल के दिनों की याद ताजा हो गई है। उन्होंने कहा कि कटिहार जिला वायु गुणवत्ता सूचकांक में पिछड़ता जा रहा है। लगातार बढ़ते वाहनों के कारण ग्रामीण क्षेत्र की हवा भी साफ नहीं रही है, जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिला पदाधिकारी की अपील पर अगर सरकारी कार्यालयों से ही इसकी शुरुआत हो तो फिर समाज को एक बेहतर संदेश जाएगा और इस बहाने साइकिल चलाने से स्वास्थ्य भी सुधरेगा। इस दौरान उन्होंने प्रखंड कर्मियों तथा मौजूद लोगों को सलाह दी है कि कम से कम एक दिन साइकिल और पैदल चलने की अपील की है। दोस्तों अब बात करते हैं कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर के बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया है। उन्होंने रविवार को तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों को पहले महंगाई डायन लगती थी अब वही महंगाई उनकी महबूबा और भौजाई लगने लगी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब चुनाव आता है तब लुभावने वादे करते हैं और चुनाव खत्म होते ही सीधे महंगाई का बोझ डालते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादकों की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कुछ दिन पहले जब चुनाव थे तब कीमतों को नहीं बढ़ाया गया था, वहीं अब हर दिन इजाफा हो रहा है। इससे महंगाई बढ़ रही है, हर चीज महंगा हो रहा है। जब चुनाव आता है तब पेट्रोल की कीमतों को स्थिर रखा जाता है, लेकिन अब जिस तरीके से तेल की कीमतें बढ़ी है, देश में खाद नहीं मिल रहा है, ये सब महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने का कारण बन रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बेरोजगारी के मामले में बिहार की स्थिति बदहाल बनी हुई है। गैर सरकारी संस्थान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जारी हालिया फरवरी 2022 की रिपोर्ट में देश में बेरोजगारी दर को लेकर के सभी राज्यों की स्थिति जारी की गई है। गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE की जारी हालिया फरवरी 2022 की रिपोर्ट में देश में बेरोजगारी दर को लेकर के सभी राज्यों की स्थिति जारी की गई है, जहां इसमें देश में बेरोजगारी दर 8% बताया गया है। बेरोजगारी के मामले में बिहार
चौथे नंबर पर है। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 8% के मुकाबले बिहार में 14% बेरोजगारी है। वहीं सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाले राज्यों में जो शीर्ष 5 पर है उसमें राजस्थान में बेरोजगारी दर 32.3% है। दूसरे नंबर पर 31% बेरोजगारी दर के साथ हरियाणा है। जब तीसरे पायदान पर झारखंड है जहां 15% बेरोजगारी है। जब बिहार के बाद 5वें नंबर पर जम्मू कश्मीर है जहां बेरोजगारी दर 13.2% है। दरअसल CMIE की ओर से हर महीने 15 से अधिक आयु वर्ग के लोगों का घर घर जाकर के सर्वे किया जाता है। जब इसमें रोजगार की जानकारी ली जाती है, जब उसी जानकारी के आधार पर रिपोर्ट की जाती है। रिपोर्ट में 5 सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में ओडिशा की स्थिति सबसे अच्छी है। यह मात्र 1% बेरोजगारी दर है। जब वही मेघालय 1.4% के साथ दूसरे नंबर पर, छत्तीसगढ़ 1.7% के साथ तीसरे नंबर पर और 2.5% के साथ गुजरात चौथे नंबर पर है। वहीं उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को पाटने में बड़ी सफलता आई है। जहां राज्य में 2.7% बेरोजगारी दर के साथ 5वें नंबर पर है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सहरसा में सब्जियों के भाव मार्च महीने में ही आसमान चढ़ने लगे हैं। सभी सब्जियों के भाव ऊंचाई के नए शिखर पर पहुंच गए हैं, जबकि इस मौसम में सब्जियों के भाव थोड़े कम होने चाहिए, लेकिन ऊंचे भाव के कारण ये आम लोगों की पहुंच से बाहर है। जरूरत के हिसाब से किलो में सब्जी खरीदने वाले लोग महंगाई को देखते हुए पाव में सब्जी खरीदते देखे जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में अलग अलग चौक चौराहों पर सब्जियों के भाव अलग अलग है। थोक बाजार में आवक के हिसाब से दाम तय किए जाते हैं। जिन सब्जियों की आवक अधिक होती है उनके दाम थोड़े कम होते हैं, जबकि आवक कम होते ही दाम फिर से शिखर पर पहुंच जाते हैं। जब इन दिनों सब्जियों के दाम आकाश पर चढ़े हुए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी सब्जियों के भाव में कोई गिरावट नहीं देखी जा रही है। जब ग्रामीण क्षेत्र में सब्जी मंडियों में अधिक आवक नहीं होती है, जब बाहर के सब्जियों के भरोसे ही उपभोक्ता रहते हैं, जिसका लाभ उठाते हुए सब्जी विक्रेता सब्जियों के ताज़ा करने के लिए अलग अलग रंगों का प्रयोग भी करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्तर बिहार में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों की ओर से कोशिश हो रही है। बीते सप्ताह दोनों ओर के उच्च अधिकारियों की नेपाल के परसा में बैठक हुई थी। इसमें सीमावर्ती इलाके के पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर चर्चा हुई। सीमा से जुड़े दोनों ओर के जिलों में धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक और रूरल टूरिज्म की अपार संभावना है। जहाँ इनमें कुछ स्थलों का ही महत्व स्थापित हो सकता है, जहाँ इन्हें विस्तार करके पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय क्षेत्र में मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण तथा नेपाल के सीमावर्ती जिले नवलपरासी में कई पर्यटकीय स्थल हैं। यहाँ दोनों देशों के अलावा भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, चीन, थाईलैंड से भी पर्यटक आते हैं। जब मधुबनी, सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर और नेपाल में जनकपुर में 1 दर्जन से अधिक ऐसे स्थल हैं जिनका जुड़ाव रामायण काल से है। जब हर साल विवाह पंचमी पर सीतामढ़ी, मधुबनी और नेपाल के जनकपुर में देश विदेश के पर्यटक जुटते हैं। जब सीतामढ़ी की भी माता जानकी के पर्यटक स्थल से लेकर के सीताकुंड के विकास से पर्यटकों को बढ़ावा दिया जा सकता है। जब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे नेपाल में वाल्मीकि आश्रम और सीताकुंड है। यहाँ जाने के लिए लोगों को नदी पार करनी होती है। नेपाल की तरफ से गंडक नदी पर झूला पुल बनाने का काम चल रहा है। यहाँ रामायण सर्किट बनने से भी पर्यटन का रूट स्थापित हो सकेगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।